डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। यह टॉपिक उत्तराखंड एलटी की दृष्टि से बनाया गया है। ये वीडियो सीरीज आपको प्राप्त होती रहेगी। चलिए बात करते हैं शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। पूर्व क्रिया अवस्था में अध्यापक शिक्षण नियोजन करता है। अध्यापक पढ़ाने से पहले शिक्षण नीतियों और उद्देश्यों का निर्धारण, अनुदेशन आदि का चयन करता है कि किस तरीके से पढ़ाना है। इसमें वह सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षण करने के लिए शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इसमें अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए चिंतन करता है कि किस प्रकार से वह शिक्षण करे कि बच्चों को अच्छे से क्या हो, अधिगम हो। अंतः प्रक्रिया अवस्था में अध्यापक और छात्र की अंतः क्रिया होती है। अर्थात अध्यापक ने क्या किया, शिक्षण के लिए जो भी नीतियां अपनाई हैं उन नीतियों से छात्र को अवगत कराना है। उत्तर क्रिया अवस्था में अध्यापक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन करता है कि बच्चों ने किस हद तक ज्ञान को आत्मसात किया है। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इस अवस्था में अध्यापक मूल्यांकन करके भविष्य में बच्चों की जो कमी दूर करने के लिए नीतियां बनाता है। आधिकारिक स्वेच्छाचारी उपागम में अध्यापक स्वयं की इच्छा के अनुसार सभी को नियंत्रित करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार अनुदेशन देता है। इस उपागम में अध्यापक केवल अपनी ही बनाई हुई नीतियों पर चलता है। यह शिक्षण का उत्तम उपागम नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षक अपने अनुसार स्वेच्छाचारी उपागम का प्रयोग करता है। आधुनिक समय में जनतंत्रीय प्रजातांत्रिक उपागम को सबसे अच्छा माना जाता है। जनतंत्रीय का अर्थ है हर व्यक्ति को जीने का, अपनी बातें रखने का, कुछ पूछने का, कुछ सलाह देने का पूरा अधिकार है। इस उपागम में अध्यापक सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए उनके हित के लिए शिक्षण करता है। अहस्तक्षेपीय उपागम में अध्यापक केवल कागजी कार्यवाही में व्यस्त रहा है। इस उपागम में पद बस नाम का होता है। अध्यापक अपने काम को टालता रहता है। वह अपने काम का भार दूसरे सहकर्मियों के सर पर डाल देता है, परंतु दूसरे सहकर्मी के पास भी इतना नियंत्रण नहीं होता है कि कोई फैसला ले सके। अतः एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि संगठन नेतृत्व विहीन सा लगने लगता है। यह एक नकारात्मक उपागम है। ये बहुत सारे उपागम दे रखे हैं कि जो प्रजातांत्रिक जनतांत्रिक उपागम है वो सबसे अच्छा उपागम है, लेकिन जो इस प्रकार से हस्तक्षेपी उपागम है या फिर स्वेच्छाचारी उपागम है, यह अपने आप में सही नहीं है, नकारात्मक उपागम है। सहभागिता उपागम में अध्यापक बच्चों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक बच्चों से उदाहरण, नियम आदि निकलवाता है तथा खुद से भी उनके उत्तर अपनी पुष्टि देता है। शिक्षण के लिए यह बेहतर उपागम है, सबसे अच्छा उपागम है। आगे देखते हैं गतिशील उपागम में अध्यापक अपने तौर तरीकों को बच्चों के अनुसार गति में रखता है, उनके साथ सहभागिता करता है, व्याख्यान को और भी रुचिकर बनाता है ताकि बच्चे सक्रिय रहें। निश्चल स्थिर स्थैनिक उपागम में अध्यापक अपने अनुसार ही पढ़ाता है। वह स्थिर हो जाता है, बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ाता है।
इसमें केवल अध्यापक ही सक्रिय रहता है, परंतु छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। इसे शिक्षण की अच्छी विधि नहीं मानते। अब इसके बाद देखिए, किसी विषय वस्तु को पढ़ाना और आत्मसात करना अध्ययन कहलाता है। अध्ययन को हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। एक तो लंबवत या ऊर्ध्ववर्ता अध्ययन। वह अध्ययन जो छात्र पढ़ चुके हैं तथा उसी के आधार पर अगले पाठ को की तैयारी कर रहा है। दूसरे शब्दों में, जब छात्र अपने अध्याय के आधार पर दूसरे अध्याय को संबंधित करता है तो वह लंबवत अध्ययन कहलाता है। यह अध्ययन बच्चों के लगातार कौशल और ज्ञान को बढ़ाता है, जो कि उसके भविष्य में अध्ययन को बढ़ावा देता है। और अध्ययन का यह तरीका संरचनात्मक तथा प्रगतिशील होता है, जिसका उद्देश्य उच्च स्तर में ज्ञान को बनाता है। इसके बाद है क्षैतिज अध्ययन। क्षैतिज अध्ययन एक ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा छात्र तथा संप्रति का अध्ययन करके उसको उसी से संबंधित संप्रतियों से जोड़ सके। प्रतिनिधिक समूह अध्ययन। प्रतिनिधिक समूह अध्ययन हम एक ही समय में अलग अलग समूह का सर्वेक्षण करते हैं तो वह प्रतिनिधि समूह अध्ययन कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब हम एक ही समय में अलग अलग जनसमूह का अवलोकन करते हैं तो वह प्रतिनिधि एक समूह अध्ययन कहलाता है। अधोमुखी अध्ययन क्या है? जब एक अध्यापक एवं शोधकर्ता अलग अलग समय में एक ही बच्चे के व्यवहार परिवर्तन का अवलोकन करता है तो वह अधोमुखी अध्ययन कहलाता है। इसके अलावा है व्यक्ति अध्ययन। इस विधि में किसी आदमी के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन किया जाता है। यह इस प्रकार से है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।